नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय मऊ में हूं। बता दें कि हमारे साथ 3 वकील हैं, इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। तो सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं रामानंद चौहान। तो चौहान जी, क्या लग रहा है आपको? क्या चीज़ जानना चाहते हैं? आपके हिसाब से सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है घोषित? सबसे अच्छा प्रत्याशी किस आधार पर आप आकलन करना चाहते हैं, बताइए। अपने आधार से बताइए। मेरे आधार से यहाँ जो वोट है, वोट की राजनीति यहाँ पे जो चल रही है मऊ में, केवल मऊ के लिए बात कर रहा हूँ, घोसी लोकसभा के लिए, यहाँ जातीय फैक्टर काम कर रहा है। कौन जातीय समीकरण में कौन भारी पड़ेगा? जातीय समीकरण में राजीव राय फिलहाल अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं। दूसरा? बाल किशन चौहान बसपा से हैं। बाल किशन चौहान किस हिसाब से दूसरे पर, 1 नंबर राजू राय किस हिसाब से? इसलिए है कि जो भाजपा का वोट है, जाति समीकरण के आधार पे राजीव राय को जा रहा है। भाजपा का वोट का मतलब, जैसे बड़ी जातियों का जो सामान्य जात के लोग हैं वो भी वोट कर रहे हैं राजीव राय को। ये जातीय समीकरण हो गया, एक तरह से ना फैक्टर हो गया। आपको बोल रहे हैं कि जातीय समीकरण की बात की होगी जवाब, तो जातीय समीकरण तो भूमिहार है ना। अब बात करेंगे बाबू साहब की बात, तो एक रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन में जा सकते हैं लोग, लेकिन जातीय समीकरण में तो नहीं हो सकता। रिएक्शन कैसा? जातीय समीकरण में अपर क्लास के लोग जो हैं, जो सामान्य वर्ग के जितने लोग वो जाना चाहिए, हाँ, वो उनके राय साफ होने के नाते उस पर जा रहे हैं। भाजपा चूँकि बैकवर्ड का प्रत्याशी है, भाजपा के लोग इसलिए नहीं वोट देना चाहते हैं, भाजपा के अपर जात के सामान्य वर्ग के लोग, कि वो बैकवर्ड का प्रत्याशी है। अगर अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के लड़के के अतिरिक्त कोई सामान्य जात का रहता। आपका कहने का मतलब कि अरविंद राजभर की जगह अरविंद यादव जी होते, चाहे राय साहब होते, पांडे जी होते, तो प्रभाव पड़ता है। यादव जी होते तो नहीं प्रभाव पड़ता है। बाबू साहब होते, पांडे जी होते, माने जो सामान्य जात, अपर जाति जो होती है उसके कैंडिडेट रहते तो भाजपा का सारा वोट उस पर चढ़ता है। चूँकि बैकवर्ड के हैं, इसलिए जो है उनका वोट जो जा रहा है अपने जाति समीकरण के आधार पर राजीव राय को। मान लीजिए कि जो यहाँ तो ठीक है, लेकिन अन्य लोकसभा में भी तो राजभर ये कर सकते हैं कि भैया आप घोसी में नहीं देंगे तो आजमगढ़ में नहीं दूंगा। आज ये उनकी बात है। इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे लोग, वो लोग जाने। प्रभाव तो पड़ेगा कि नहीं? जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने घोसी लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। चाचा तो ठीक है ही का है, ठीक है, जाति समीकरण सही कहे। बाल किशन चौहान भी तो, चौहानों का अच्छा खासा वोट है यहाँ। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जाति समीकरण के आधार पर बाल किशन चौहान को 100% यहाँ जो है, 100% का मतलब ये हुआ कि अपवाद में हर जातियों का वोट थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में वोट बाल किशन चौहान को जा रहा है। जैसे भाजपा से मोह जो होता है, हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पहली बात तो यह है कि ये जाति समीकरण के आधार पर फिट बैठ रहे हैं, और सभी लोग अपना जाति समीकरण देख रहे हैं, तो ये बिरादरी चौहान समाज क्यों ना देखे। वकील साहब, आपका कहने का मतलब कि सब लोग अपने अपने देख रहे हैं, तो चौहान भी अपना देख रहा है। और एक चीज़ और बता दें, जाति समीकरण के आधार पर चौहान का इनको वोट बढ़िया पड़ रहा है। बसपा का SC कास्ट का वोट बढ़िया पड़ा, 100% पड़ रहा है। और अरशद जमाल चूँकि यहाँ के चेयरमैन हैं, मऊ प्रॉपर में बहुत बड़ी संख्या में अरशद जमाल जो बसपा के चेयरमैन हैं, इनके सपोर्टर हैं लोग, इसलिए मुसलमान जात, मुस्लिम वर्ग का भी वोट जो है बाल किशन चौहान को जा रहा है। इसलिए 2 नंबर हम नहीं इनको कहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि राजीव राय और बाल किशन के बीच लड़ाई है, जमकर कंटेस्ट है। और ये सही है। राजू राय और बाल किशन। हाँ, राजीव राय और बाल किशन की है। मान लो कि ध्रुवीकरण होगा तो मुस्लिम वोट बढ़ेगा ना लोकसभा में, और मऊ में जो है अरविंद राजभर और उनके राजीव क्या नाम है, सपा के
तो मान लो कुछ लोग बोले मुस्लिम वर्ग का वोट बटेगा तो फायदा किसका होगा? मुस्लिम अगर बट जाता है तब तो बसपा का लाभ होगा, नहीं तो मैं 1% भी नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम वोट बसपा को जाएगा। जब जाएगा तो सपा को जाएगा। आपको ये आंकड़ा लगा? हाँ 100% कह रहा हूँ। तो वकील साहब जब मुस्लिम वोट 100% चला जाएगा साइकिल पर तो बालकृष्ण चौहान चुनाव नहीं जाएगा ना, उसका कारण मैं बता रहा हूँ ना। अन्य लोकसभा क्षेत्र की बात मैं मऊ घोसी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अरशद जमाल जो चेयरमैन हैं वो बसपा के हैं, बसपा कैडराइज हैं, और बसपा चेयरमैन अपने माने हिंदुओं में भी ये अरशद जमाल पॉपुलर हैं। मुस्लिम की तो बातें छोड़िए, इतना पॉपुलर वो लीडर है ये अरशद जमाल। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मुस्लिम वर्ग है। अगर थोड़ा सा भी ये हिंट करेंगे कि नहीं चलना है इसमें और बहन जी के साथ ये हैं, तो क्यों नहीं जो है कि मुसलमान जो है कि बसपा को वोट करेगा। आपका कहना मतलब कि उनको भी वोट दिलाना पड़ेगा हाथी पर। तो किस तरह आप बोल रहे हैं कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जब भी नगर पालिका का चुनाव ही ले लीजिए, और जब भी इधर उधर आती, कभी मुख्तार के पार्टी के हुए, कभी बसपा के हुए, लेकिन जब पोजीशन वो देखते हैं तो यही कहेंगे कि नहीं, जब भी दीजिए तब सपा को दीजिए। कहने का मतलब कि भाजपा को जो हराएगा उधर ही चढ़ जाएंगे। हाँ, उसको भाजपा जो हारेगा उस पार्टी पर जा जाएंगे। ये सब कह रहे हैं कि बालकृष्ण चौहान की तरफ जा सकते हैं लोग। सकते हैं, गारंटी सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम आबादी है, इनके जो ऊपर ठेकेदार होते हैं, उनके दिशा देने पर ये वोट इनका जाता है। हमेशा होता हुआ है। व्यक्तिगत एक जन से अगर थोड़े से प्रभाव से अगर हम अरशद जमाल को पा जाएँ तो ये नहीं मान, क्योंकि ये लोकसभा की है न कि नगर पालिका की। हाँ, फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि अरशद जमाल साहब बहुजन समाज पार्टी में हैं तो वोट दिलाएंगे, और यहाँ बात चले कि लोग ठेकेदार कुछ हैं जो फतवा जारी, शायद वकील साहब ये बात कहना चाह रहे हैं कि नहीं वोट तो यहाँ जाना चाहिए। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि बसपा एक कैडराइज पार्टी है, और बसपा का शासन भी अपने आप में एक चमत्कारी शासन था। अधिकारी भी या उस समय भ्रष्टाचार कम था जिस समय बसपा का शासन था, और लोग चाह भी रहे हैं कि बसपा का शासन आवे ताकि भ्रष्टाचार कम हो। चाहे सपा का शासन रहा हो, चाहे भाजपा का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, ये तीनों शासनकाल को मैंने देखा है भ्रष्टाचार की जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, और आज भी अपनी चरम सीमा पर। वकील साहब आपको लग रहा है कि सरकार बनेगी, बहन जी में प्रधानमंत्री बनेगा? ऐसा तो कोई महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए कि सबसे बड़ी बात थी उतना तो लड़ाई नहीं रही है। सबसे बड़ी तो यही बात है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पार्टी है, मान लिया बस यूपी में ही बहुत ज़्यादा इनका वो है, और किसी थे कि हमारे बगैर केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। हर पार्टी का मुखिया बोलता है, हर पार्टी का। मोदी जी कह दिए मैं 400 के पार, अखिलेश कर रहे हैं कि 400 पार नहीं 400 का हार, तो यही होता है। एक मिनट आपसे मैं बात करना चाहता हूं, क्या मोदी जी जब कह दिए कि मैं 400 से पार जा रहा हूं, इसको आप अपने हिसाब से क्या मानते हैं? क्या मोदी जी का फैक्टर 400 से पार जा रहा है? अपने हिसाब से आप क्या मानते हैं? जा भी रहा है और उन्हें सरकार भी बनेगी, ऐसा ही है। मेरा एनालिसिस ये है कि मोदी जी का पिछले बार का जो भी रिकॉर्ड रहा है, एनालिसिस की बात, मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूँ, कि जो मोदी जी का पिछले बार लोकसभा सांसद जितने थे उससे परसेंटेज उनका डाउन हो रहा है। सरकार तो उन्हीं की बनेगी, ये भी मैं भी मानता हूँ, इसलिए कि 272-73 पर जब सरकार बन जानी है तो उससे कम तो इनको होना नहीं, उससे ज़्यादा होना है। लेकिन जहाँ 400 की बात है, 400 पार की बात है, 400 पार इस बार जाने का कोई मतलब समीकरण नहीं दिखाई दे रहा है, और न कोई लहर दिखाई दे रही है। आपका ना हवा बांध। जी हाँ, इसलिए कि 2 इलेक्शन मैंने देखा उनका, 2014 में भी
बहुत बढ़िया हवा थी, 2019 में भी बहुत बढ़िया हवा थी, लेकिन वो हवा जो थी, लहर जो थी, इस बार देखने को नहीं मिल रही है। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि 400 से पार का सपना देखना ये गलत होगा। हाँ, मैं देखता हूँ बड़े बड़े पत्रकार जो हैं एनालिसिस के आधार पर अपना बता रहे हैं कि हाँ इस बार 300 समथिंग अप डाउन, 300 के एबव या नीचे इनकी सीट जाएगी, और मैं भी इससे सहमत हूँ कि 300 के आसपास ये रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाए। फिर 400 का सपना जो है अधूरा है, और इस बार वो लहर नहीं है जो मोदी की लहर 2014 में थी, 2019 में थी। इस बार लहर नहीं दिखाई दे रही। आखिरी सवाल हमारा है कि मैंने आपके हिसाब से लड़ाई बालकृष्ण चौहान और राजू राय की, यस, और आपके हिसाब से लग रहा है कि राजू राय और अरविंद राजू। हाँ ये चलिए ठीक है, वकील साहब लोग हैं, इनका मानना अलग अलग है। इनका कहना है कि सरकार तो मोदी की ही आएगी, लेकिन वकील साहब का कहना है कि राजू राय और अरविंद राजभर की लड़ाई है, और चौहान जी की कहना है कि चौहान जी और राय साहब की लड़ाई है। ये तो 1 तारीख को मतदान होगा, 4 को जब गिनती होगी उसी दिन पता चलेगा लड़ाई किसकी थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।